स्त्रियों का ईगो और दोस्तों नमस्कार। हम आज स्त्री दर्पण के लिए आप सबके लिए खास कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आपको विदित है, 28 अक्टूबर 1932 में निर्मला जैन जी का जन्म हुआ है और 28 अक्टूबर को हम निर्मला जैन जी का पूरे दिन का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें उनके जन्मदिन, उनके साहित्य के तमाम परिप्रेक्ष्य पर बातचीत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि हिंदी साहित्य के अगर अभेद्य दीवार को तोड़ने की बात हम करेंगे तो आलोचना, खास करके महिला आलोचना में एकमात्र नाम जो है वो निर्मला जैन जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके समय में आलोचना में आने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम ये सब शुरू करने से पहले मैम से हम यह जानना चाहेंगे कि वह साहित्य में कैसे आई, क्योंकि 1932 से लेकर 2020 तक में दिल्ली बहुत बदली है। तो मैम के इन सारे अनुभवों से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निर्मला जैन जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ हैं। निर्मला जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूंकि हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा स्थान रहा है साहित्य में, लेकिन महिला आलोचना में सिर्फ आप हैं, तो आपके समय में आलोचना में आने का आपने निर्णय कैसे लिया और किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने थी? देखिए, आलोचना में आने का निर्णय ठीक तो याद नहीं, लेकिन शायद इसलिए लिया मैंने कि मेरे अध्यापक और बहुत ही आदरणीय अध्यापक डॉक्टर नगेश थे, तो उनका हम लोगों के ऊपर बड़ा आतंक था। समय से कक्षा में आते थे, पूरे मनोयोग से पढ़ाते थे, हम लोग इधर से उधर देख नहीं सकते थे। और केवल हिंदी में नहीं, पूरी आर्ट्स फैकल्टी में, कला संकाय में उनका बड़ा सम्मान था। जब हम बड़े आलोचक भी थे, तो दरअसल मुझे लगता है कि उनके आतंक से कुछ मैं प्रभावित हो गई। मुझे लगा कि केवल रचनाकार ही नहीं, आलोचक भी बड़े सम्मान के अधिकारी हो सकते हैं। उनके अलावा भी आचार्य नारायण प्रसाद द्विवेदी, विनय मोहन शर्मा, ये लोग सब बड़े बड़े नाम थे, सबसे परिचय था। तो मेरे मन में ये बात आई कि ज़रूरी नहीं है कि आप कविता करें, आप सृजनात्मक साहित्य लिखें तभी आप महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप आलोचना के क्षेत्र में। आपके इस निर्णय से कम हिंदी साहित्य में एक स्त्री आलोचक हैं जिनका हम लोग बहुत आदर और सम्मान के साथ नाम ले सकते हैं। और डॉक्टर नागेंद्र जी का जैसा कि जिक्र आया, तो उनसे प्रभावित होने के साथ साथ मैम, जब आपने आलोचना में पदार्पण किया तो किसी पुस्तक या आलेख के माध्यम से आप आई? ये याद नहीं जी, इतनी पुरानी बात हो गई है कि अब याद नहीं है। पुस्तक की नहीं, शायद मैंने जो रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए विषय लिया था, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाय, ये उसका शीर्षक था। और ये विषय सुझाया डॉक्टर नगेंद्र नहीं था मुझे, तो मैं उस पूरी रूप विधाओं का जो पूरा क्षेत्र था उसमें काम नहीं हुआ था पहले, तो वो लेकर के मैं आलोचना की। मैम, जब हम आपके दौर की बात कर रहे हैं तो उस समय का साहित्य किस तरह का था? मतलब विद्यार्थियों के लिए कैसा माहौल था साहित्य में आने का? क्योंकि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आपके दौर का हमें जानकारी मिलेगा तो हमें लगता है कि देखिए, विद्यार्थियों के लिए साहित्य में आने का, खास करके भाषाओं के साहित्य में आने, कोई बहुत अच्छा या सम्मानजनक तो साहित्य उस दृष्टि से कभी नहीं लगा। जिसको कहते हैं ना कि विषय आपको लेना हो तो आप ये देखते हैं कि किस विषय से नौकरी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, किस विषय से आमदनी ज़्यादा होगी, आप कार्य क्षेत्र में किस विषय से आगे बढ़ सकेंगे। उस दृष्टि से बहुत साहित्य का नहीं था, खासकर हिंदी साहित्य का, बल्कि कहूँ भाषाओं के साहित्य का विशेष महत्व नहीं था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 47 में आज़ादी मिली, और आज़ादी मिली उसके साथ साथ हिंदी का महत्व बढ़ा, और जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी के विभाग खोले। इंडिपेंडेंट नहीं होते थे पहले, हिंदी विभाग संस्कृत विभाग का एक हिस्सा होता था। हाँ, और अध्यक्ष के रूप में संस्कृत का अध्यक्ष हिंदी का भी अध्यक्ष होता था। पहली बार ये हुआ कि हिंदी के अध्यक्ष हिंदी के विभाग खुले।
और तब भारतीयता के नाम पर हिंदी का बोलबाला बढ़ा। उस दौर में अध्यापकों ने जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे उन पर नज़र गड़ा कर उन्हें खींचना शुरू किया और उस दृष्टि से मैं खींची। वरना मेरी सारी जो मेरी अपनी शिक्षा है वो अंग्रेज़ी माध्यम से हुई थी और मेरे विषय वस्तुतः अंग्रेज़ी साहित्य और इकोनॉमिक्स थे। लेकिन वो 47 के दौर में जब ये हुआ कि हिंदी पढ़ना जैसे भारतीयता या हिंदुस्तान की सेवा करना है, उस दौर में चाहिए। जी, ये कितनी बड़ी जानकारी मिली जो हमें किताबों से नहीं मिल पाई थी कि कैसे आप हिंदी की तरफ एकदम से आई और क्या रहा। मैम, चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उस समय सक्रिय थे और आपने अभी जिक्र भी किया था, तो वो जो भाषा का दौर था वो बड़ा दूसरे तरह का था। खड़ी बोली भी थी तो उसकी शुद्धता बड़ी मायने रखती थी। अभी जो हिंदी है काफ़ी तेज़ी से बदली है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाषा की शुद्धता में मेरा कभी भरोसा नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि भाषा में जितने ज़्यादा शब्द दूसरी भाषाओं से आएँ या दूसरे विषयों से आएँ उतनी ही भाषा समृद्ध होती है, कुछ घटता नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिलावट होती है, क्योंकि जब शब्द आ जाते हैं किसी भाषा में तो धीरे धीरे वो उसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं किया कि अगर हिंदी में मेरी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी, आग्रह हुआ, अंग्रेज़ी के शब्द, उर्दू के शब्द मैंने बड़े खुले ढंग से ले लिए। वैसे भी देखिए, हम लोगों की पीढ़ी में हिंदी साहित्य से ज़्यादा उर्दू साहित्य को मान, उर्दू को ज़्यादा सम्मान से देखते थे लोग। और हमारी शिक्षा जब हुई तो मेरे पिताजी ने स्कूल में, क्योंकि हिंदी थी, तो उन्होंने घर में एक मौलवी साहब रख दिए थे कि बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे, और वो बाकायदा तख्ती कलम दवात लेकर के हमको उस पर उर्दू पढ़ाया करते थे। तो इसलिए उर्दू का संस्कार, मेरी हिंदी इसीलिए उस तरह की विशुद्ध हिंदी नहीं है जैसी अक्सर, माफ़ कीजिएगा कहने के लिए, बनारस और इलाहाबाद के लोगों की होती है, खास करके बनारसी। जी, बनारसी जी, उस तरह की शुद्ध हिंदी आपको मेरे पास नहीं। इसके लिए मैम काफ़ी हद तक हमें लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी लोग कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, और उसके बाद विष्णुराव पराडकर जी ने भी जब हिंदी के नए शब्द गढ़ने शुरू किए, तो शायद ये भी एक वजह होगी जो वजह रही होगी, ज़रूर रही होगी जी, ये वजह ज़रूर रही होगी। लेकिन विश्वविद्यालयों में और ऑनर्स कोर्सेज में और हिंदी का MA ये सब करने में खाली ये वजह नहीं थी, बहुत सी कारण। जी मैम, जब आलोचना में आप आई तो आलोचक को भी आलोचना सहनी पड़ती है ना, तो आपको कैसे, किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? देखिए, माफ़ कीजिएगा कहने के लिए जी मैम, लेकिन स्त्री को बड़े खेद की बात है, सबसे ज़्यादा बड़े दुख की, बड़े शर्म की बात है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा उसके चरित्र पर टीका टिप्पणी होती है जी। कोई स्त्री अगर प्रगति करती है तो हमेशा लोग उसके पीछे किसी पुरुष को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बहुत दुखद है मैम। ये बहुत भयावह अभी भी है जी। मुझे बड़ा अफसोस, बहुत चरित्र हनन तक की बात जो होने लगती है ना, साहित्य पे बात करने की बजाय चरित्र पे बात होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्त्रियों के पास अपनी बुद्धि नहीं, अगर वो कुछ लिख रही हैं तो इन्होंने खुद लिखा कि किसी और ने लिख दिया, इस शक से लोग देखते हैं। ये उम्मीद नहीं करते कि कोई स्त्री मौलिक रचना अपनी बुद्धि से कर सकती है। सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने है, हमेशा मेरे पीछे लोगों ने किसी पुरुष को देखने की कोशिश की और किए, बड़े बड़े नाम मेरे साथ जोड़ दिए। तो लेकिन मैं इस मामले में बहुत कहूँ साहसी रही, और शायद उसका एक कारण ये था कि मेरी दुनिया सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थी। कब लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी कथक डांसर थी। हाँ मैम, आपकी प्रोफाइल में मैंने पढ़ा कि आपने ट्रेनिंग ली थी, वो भी अक्षय महाराज जी से लिया था। बिरजू महाराज मेरे गुरु भाई, जी मेरे गुरु भाई, और बरसों मैंने स्टेज पर कथक
डांस किया, जब तक शरीर में और उम्र ने साथ नहीं छोड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं कर ली मैंने, तब तक मैं काफ़ी साल स्टेज पर डांस करती हूँ। तो मैम ये वाली जो आलोचना है अभी भी जारी है कि मतलब स्त्री के लेखन को कमतर करके आंका जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कैसे बदलेंगी? आपने चूँकि खुद भी झेला है और उसके दौरान भी फिर भी आप लिखती रही, रुकी नहीं, तो ये क्या कैसे अपने आप को कंपोज करती थी कि नहीं मुझे रुकना नहीं है और मुझे जवाब देना है, लिख करके ही जवाब देना है? देखिए ये अपनी अपनी हिम्मत पर है। मसलन मेरा जो ससुराल वाला परिवार था जी काफ़ी परंपरागत परिवार था, बड़े पिछड़े हुए इलाके का जमींदार परिवार था और उस पूरे परिवार में मेरे बराबर पढ़ा लिखा दूसरा कोई नहीं, स्त्रियों का खास जी तो शुरू में तो होता ये था कि जब मैं नौकरी करती थी और घर आती थी तो मेरी सास जी के पास जो महिलाएं मिलने आती थी तो उनसे पूछती थी क्या ऐसी कमी आ गई है घर में कि बहू जी नौकरी करते हैं। माने ये एटीट्यूड था, दृष्टिकोण ये था, ये भाव था कि अगर घर की बहू नौकरी करती है तो कुछ गलत काम करती है, मैंने घर में कुछ कमी है। जैसे आप दिल्ली में ही थे ना? नहीं, दरअसल ये सवाल तो देहरादून में हुआ था। अच्छा। मेरे ससुराल तो बहुत ही पिछड़े इलाके का है, आप कल्पना नहीं कर सकती। शादी हुई तो मैं 8 किलोमीटर बैलगाड़ी में गई थी अपने ससुराल। अरे ये तो बड़ी ऐतिहासिक बात है कि मतलब 8 किलोमीटर आप अपने दौर में मतलब बैलगाड़ी से गई हैं। बैलगाड़ी से गई हो, शाहदरा सहारनपुर रेलवे लाइन SSR। तो मेरे भाई लोग जो सब दिल्ली में पढ़े लिखे खुले दिमाग के बच्चे तो SSR को कहते थे मजाक में, माफ़ कीजिएगा गाली का इस्तेमाल कर रही हूँ, सुसरी सड़ियल रेलवे। SSR तो कहते थे सुसरी सड़ियल रेलवे, जाइए सुसरी सड़ियल रेलवे में जाइए, SSR कहते थे उसको। उसमें बैठ करके मैं गई थी और वहाँ भी उतर के थाना भवन नाम का एक स्टेशन था, वहाँ से उतर के 8 मील बैलगाड़ी में अपने ससुराल के गाँव में गई, लेकिन कभी मैंने किसी को शिकायत करना पड़ा। टीका टिप्पणी करती थी, गांव की स्त्रियां आती थी, मेरा हाथ टटोल के देखती थी, नाखून बड़े हुए थे तो पूरे गांव में चर्चा हो गई कि उनके यहाँ बहू आई है, उसके नाखून तो देखो जाके। गांव में नाखून को लेकर बड़ी बातें होती हैं वो अजीब सी बातें होती हैं। मैम चूँकि जब आप आलोचना में आई तो शायद आपकी सासू माँ रही होंगी, शायद पता नहीं, तो जब आपकी किताबें आई तो घर में कैसी प्रतिक्रिया रही? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आई होगी तो पहले बच्चे की तरह एक स्वभाव होना चाहिए, तो कैसा रहा आपके लिए? मैं कहूँ मैं बहुत डीप हूँ इस मामले में जी, मैंने परवाह नहीं की, प्रतिक्रिया तो अच्छी नहीं हुई। हाँ, मतलब उन लोगों को ये एक तरह अच्छी बात नहीं, उन लोगों को इस बात का मोह नहीं था कि मैं नौकरी करूँगी तो पैसा घर में आएगा, इस बात का मोह नहीं था। उनको लगता था कि फजूल की बात है, इस बहाने बाहर ही रहती हैं लगता था कि घूम फिर के चली आती हैं, पैसे का मोह नहीं था ससुराल वालों को। तो प्रतिक्रिया थी कि भाई हमारी सुनेंगी तो नहीं, जो करना है इनको करेंगी तो क्यों दिखाओगी। उनको ये विश्वास हो गया था कि मैं सुनने वाली हूँ। कुल मिला के आप बहुत दृढ़ निश्चयी थी, तभी शायद आलोचना में आई, वरना आलोचना की तरफ स्त्रियां देखना भी नहीं चाहती हैं। एक आध लेख तो हर कोई लिख लेता है, आलोचना करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आलोचना भी सहनी पड़ती है, तो जो आपने सही अभी आपने बताया भी। तो मैम जब आप धीरे धीरे एजुकेशन में भी रही, आलोचना से आगे भी बढ़ी, तो आप देहरादून को छोड़ के कब आई? मतलब देहरादून में ही रहती थी या फिर यहीं रहती थी? नहीं, देहरादून में रही नहीं करती जी, छुट्टियों में जाती थी जी, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो चली जाती थी जी, और वापस आ जाती थी। मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि देहरादून तो गनीमत है, जो असली ससुराल था वो तो थाना भवन था। अच्छा, हाँ, और उस गांव का नाम था तीतरो, जी, और शाहदरा सहारनपुर रेलवे
से थाना भवन पर उतरना पड़ता था और 8 मील बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। मैं वहाँ भी चली गई और मैंने वहाँ की स्त्रियाँ ये उम्मीद करती थी कि मैं घूंघट निकाल करके बैठूँगी, मंदिर जाऊँगी, और बराबर ही डर लगता था कि इतना लंबा घूंघट निकाल के मंदिर जा रहे हैं, कहीं पैर उल्टी सीधी जगह। सब निभा लिया मैंने, कभी इस बात को लेकर के कोई आलोचना नहीं। ये तो बड़ी बात है मैम, क्योंकि परिवार एक धुरी है जिसको हम दोनों को, या हम कह सकते हैं कि सबको मिलके चलानी होती है। तो इसका मतलब इस तरह से देखा जाए तो सर का भी सहयोग रहा होगा आपके जीवन में पढ़ने लिखने, या हाँ रहा। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? परिवार का तो ये अलग पक्ष है, लेकिन उनकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल थी जी। अगर उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं होती तो मैं नहीं कर सकती थी। बेहद अनुकूल थी उनकी प्रतिक्रिया, बल्कि मैं कहूँ कि मेरी उपलब्धियों को वो बहुत आदर से देखते थे। उनको लगता था अच्छा उनके परिवार में कोई दूसरा इतना पढ़ा लिखा नहीं था। उनकी एक बहन थी बड़ी, जिनको बमुश्किल तमाम, किसी कारण उनकी शादी नहीं हुई थी, बमुश्किल तमाम, क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो नौकरी करनी थी, लेकिन उन्होंने रो पीट के बमुश्किल तमाम MA MEd किया और नौकरी भी जैसी होनी चाहिए थी वैसी उनकी नहीं हुई। तो उस तरह से मेरे पति का तो बहुत सही, देवता पुरुष थे जिसको देवता कहते वो थे। मैं जब पढ़ती लिखती थी ध्यान करके तो जाके नौकरों से कहते थे बट मत करो ज़्यादा, इन सब पढ़ो। बहुत सहयोग मिला, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। ये तो बड़ी बात है मैम, क्योंकि घर से सहयोग मिलने से मजबूती आ जाती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ उसमें कहीं भी मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेहतर कर रही हूँ। मैम आपने आलोचना के दूसरे तमाम आयाम देखे होंगे। जब आपकी कुछ किताबें प्रकाशित हो गई उसके बाद नामवर सिंह का भी एक दौर शुरू होता है, तो उससे पहले शुरू होता जी, तो वो जो उनके दौर के साथ ही आप उसके बाद जब आती हैं तो वो कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा उस संदर्भ में? नामवर सिंह के बारे में अगर बहुत सवाल ना करें तो अच्छा है जी, कि वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे जी। ये पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानती। नामवर सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, लगभग मेरे परिवार के सदस्य के थे। बच्चे उनको घर में आते थे, हमारे यहाँ रह जाते थे कई कई दिन तक। बाहर से आते थे तो रह ही जाते थे, और धीरे मेरे पति से उनका बड़ा अच्छा संबंध था। सारे बच्चे उनको नामवर अंकल कहते थे, तो उनसे मुझे हमेशा सहयोग मिला, हमेशा प्रोत्साहन मिला, डांट भी बहुत खाई है उनसे। और अक्सर वो इस बात को लेकर के बहुत बिगड़ा करते थे कि आपके ऊपर दिल्ली वालों का, सिद्धांत वालों का प्रभाव जा नहीं सकता। जब कोई नई बात लिखती थी ना मैं, तो वो अक्सर पढ़ते थे या कुछ उनको लगता था तो वो कहा करते थे कि ये सिद्धांत का असर आपके ऊपर। तो इस बात, क्योंकि बिल्कुल दोनों अलग अलग तरह की सोच थी, एक तरफ डॉक्टर नगेंद्र, दूसरी तरफ डॉक्टर नामवर सिंह। तो नामवर सिंह तो स्कूल से बाहर निकल आए थे, शिष्य तो वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन पंडित जी उस तरह से शास्त्रबद्ध व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर नगेंद्र शायद इसलिए कि अंग्रेजी से आए थे, इसलिए वो हिंदी और संस्कृत के प्रति बहुत ही शास्त्रबद्ध दृष्टि हुई। तो जब उससे मैंने मुक्त होने की कोशिश की तो मुश्किल। तो मैम फिर आपके समकालीनों की आलोचना दृष्टि को लेकर के कोई आपकी कभी राय रही, या आप कोई ऐसी सोच थी कि इनकी आलोचना इस तरह की, या आपस में कभी आलोचना पे कोई संगोष्ठी वगैरह में आप लोगों ने एक दूसरे से मतभेद किया हो कि नहीं हम आपकी इस आलोचना दृष्टि से सहमत नहीं या रेखांकित किया? देखिए ऐसा है कि निश्चित घटनाएं तो मुझे याद जी, लेकिन ऐसा कोई ख़ास मतभेद कभी इस बात को लेके बहुत बहस या वाद विवाद इस तरह की बात कभी नहीं। अक्सर लोगों के साथ बहुत ही यानी अपने मत से अलग मत रखने वाले लोगों के साथ भी मेरे संबंध कुल मिलाकर के बहुत अच्छे, क्योंकि शायद एक परिवारिक व्यक्ति होने के कारण
मुझ में ये क्षमता है कि मैं दूसरे के बारे में ये भाप लेती हूँ कि इसके साथ कितनी लिबर्टी ली जा सकती है। जहाँ लगता कि अब झगड़े होने की नौबत आई, किनारा कर गए, वैसे झगड़े तो विभाग में जी मैम, वो तो विभागीय लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। खाली विभागीय लड़ाइयाँ नहीं, जी आपको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मेरे खिलाफ लोगों ने पैम्फलेट छापे, पोस्टर निकाले, उसे ज़मीन में चिपका दिया ओहो फैकल्टी में कि मतलब पोस्टर छापे बच्चे लाए मेरे पास कि देखिए मैम ये क्या हो रहा है। तो मैं तो करने दो बेटा, तो उनको लगाओ, बच्चे जहाँ दिखते थे फाड़ फोड़ के फेंक देते थे, लोगों ने ज़मीन में चिपका दिया। क्योंकि स्त्री को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सबसे बड़ा विरोध ये सहना पड़ा कि स्त्री होकर ये कैसे आगे बढ़ जाए। उसके कारण मुझे स्त्री होने के कारण बहुत सारे बेकार के लांछन, दुनिया भर की अफवाहें। अब आप खुद महिला हैं, आप कल्पना कर सकती हैं मैम कि स्त्रियों को लेकर कैसी कैसी बातें होती हैं, जी और ख़ास करके पुरुषों के बीच में अगर आप काम करें। हाँ मैम, ये दुखद पहलू 21वीं शताब्दी में भी बदली नहीं है, मैं ये जरूर कहूँगी। क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया के साहित्य को भी देख रही हूँ और आप लोगों के दौर के साहित्य को निरंतर पढ़ रही हूँ, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा स्त्री के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें बदली नहीं हैं। बेशक स्त्रियाँ मुखर थोड़ी हो गई हैं, उनके लिए थोड़ा साहस आ गया जी, स्त्रियों में साहस आ गया है, क्योंकि स्त्रियों ने अपने आप को तैयार किया, पढ़ लिख करके पुरुषों के बराबर खड़ी पहले भी होती थी। अब आप देखिए ना, छायावाद में महादेवी का कद किससे कम है? जी अपने पुरुष समकालीनों से कम तो नहीं है उनका कद, बिल्कुल। लेकिन ये लोग गिने चुने लोग थे। आप फिर आप ये देखिए कि उनका जीवन असामान्य था, पारिवारिक जीवन तो था नहीं, विवाह नहीं किया, अकेली नहीं, और उनको लेके भी तरह तरह के लोगों ने लांछन लगाया। वो तो स्त्री जहाँ हो वहाँ उसके बारे में कुछ ना कुछ लांछन लगाना, पता नहीं लोग किससे गढ़ लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि किस्से जो हैं हवाओं में तैरते हैं स्त्रियों के संदर्भ में, ऐसे लगते आने लगते हैं। मैम, आपके अपने समकालीनों के अलग अलग विधाओं में लिखने को देख करके क्या आपका कभी मन ये नहीं किया कि मुझे भी इस विधा में लिखनी चाहिए, आलोचना के अलावा? ने मन किया जी, और लेकिन एक बार आप आलोचना में चले जाइए और वहाँ प्रतिष्ठित हो जाइए तो फिर मुश्किल होता है। मन तो किया, बहुत किया, पर संभव हुआ नहीं। खास करके कविता लिखना तो बहुत मुश्किल काम, क्योंकि ये छंद मुक्त कविता वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। छंद बंधा हुआ ना हो, लेकिन छंद की लय तो होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, और उसकी साधना कठिन साधना। जब फिर एक बार आलोचना में जम गए तो फिर कुछ बहुत लोग भी नहीं हो। शुरू में लगता था, क्योंकि एक है ना क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग के नाम पर पता नहीं क्यों ये लोग आलोचना को एक तरफ कर देते हैं। आलोचना को क्रिएटिव नहीं मानते हैं जी, नॉर्मली गोया कि आप क्रिएटिव हुए बगैर आलोचक भी नहीं हो सकते, क्योंकि कृति को समझने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको एक साहित्यकार का मन, उसकी समझ, उसकी बुद्धि चाहिए। नहीं हो सकते, लेकिन है जी। ये कुछ चीज़ें हैं तो हैं में ही जान डाल देने के मतलब हैं। मैम, आपके पास इतना अनुभव है, आपने नागेंद्र सिंह का भी दौर देखा, नागेंद्र जी का भी, डॉक्टर नागेंद्र जी का दौर देखा, आचार्य प्रसाद जी का भी, नामवर सिंह जी का भी, जो कि अब रहे नहीं, और अभी का भी देख रही हैं, रोहिणी अग्रवाल जी भी लिख रही हैं, जैसा कि आपने भी शुरू में हमारी अनौपचारिक बातचीत में पता चला। तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको संस्मरण या आत्मकथा जैसी चीज़ लिखनी चाहिए? आत्मकथा तो मैंने लिखी है जी, ज़माने में हम जी, मेरी आत्मकथा का शीर्षक है जी, लेकिन स्त्रियों के लिए देखिए, पुरुषों की जवाबदेही नहीं होती, लेकिन स्त्रियों की बराबर जवाबदेही होती समाज में। स्त्री अगर कोई चाहे कि बिल्कुल ईमानदारी से वो अपनी आत्मकथा लिख दे, उसके लिए बहुत मुश्किल है। पुरुष
कैसी भी बात अपनी आत्मकथा के में लिख सकता है, उसे कोई सवाल जवाब नहीं करता। लेकिन स्त्री बिना किसी बात के लोग उससे सवाल जवाब करते हैं। कोई पुरुष आपके आसपास दिखाई दे जाए, फौरन उससे आपका संबंध जोड़ देंगे, उसको लेके बदनामी करेंगे आपकी। तो स्त्री को हमेशा बड़ा सचेत सावधान रह करके चलना पड़ता है। ये दिक्कत है पर है। हाँ मैम, लेकिन ये जटिलताएं बदल नहीं रही हैं, जैसा कि आपने अपने समय में भी झेला और अभी भी जो लोग इस क्षेत्र में आ रही हैं या लेखन में, या बहुत जल्दी अगर नाम उनका हो जाता है तो सीधे उनके इसी पहलू पर लोग हमला करते हैं, या तो परिवार पे हमला करेंगे या उसके स्त्रीयोचित गुण में। आजकल एक बात लगातार कही जाती है पितृसत्ता या पैट्रियार्की की बात होती है कि उसके अंदर पैट्रियार्की है। ये जो द्वंद्वात्मक बातें हैं आपके समय में भी रही और अभी भी आप देख रहे हैं, तो ये कैसे, आपको क्या लगता है कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है, कौन सा रास्ता अपनाया जाए? सभी स्त्रियों के लिए एक जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। आपने अपना दौर देखा कितना जटिल रहा और वो जटिलता चली आ रही है। अभी यही हालत है मैम, अभी तो और बुरी हालत है। आप चूंकि सोशल मीडिया पे नहीं है ना, अभी तो इतनी भयानक है कि मैं कैसे बयां करूं। अब तो अपशब्द की भी सीमा खत्म हो रही है, मतलब अपशब्द सुनने के लिए अभ्यस्त होना पड़ रहा है। बाप रे बाप, ऐसी स्थिति हो गई है। तो कैसे होगा ये सब? आप चूंकि प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं और आलोचना की एक स्तंभ है, मैं तो बताती आप हूँ। जी मैम। कान में रुई डाल करके बैठ जाओ तो होगा। मतलब मेरे बारे में जो जिसकी मर्जी आई का जी ऐसी ऐसी वाहियात बातें कही जी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब वो मुंह पर लाने लायक बातें हैं, पर मैंने कभी परवाह नहीं की। जी मैंने उन बातों से डर करके अपना रास्ता कभी नहीं बदला। और मेरे मित्रों में ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ नहीं हैं। हिंदी की 3 बड़ी लेखिकाएँ, तीनों मेरी घनिष्ठ मित्र हैं। कृष्णा सोप्ती तो उतर ही नहीं, जी मन्नू भंडारी, जी उषा प्रेमदा, जी कृष्णा सोप्ती, जी तीनों मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्र। और शायद ही कोई समय ऐसा जाता हो 3 दिन भी नहीं गुजरते तो मन्नू भंडारी से बात नहीं होती। उषा प्रेमदा तो खैर विदेश रहती है, हाँ अमेरिका में। हाँ अमेरिका में सेटल है, लेकिन जब आती हैं तो ज़रूर मेरे यहाँ 2-4 रोज़ रह के जाती हैं, और नहीं तो रोज़ फ़ोन पे बात होती है, मिलते हैं जुलते हैं सब। स्त्रियों से मेरी उतनी मित्रता है, उसका जिक्र नहीं करेगा कोई। लेकिन पुरुषों से जो मित्रता जैसी रही, उसके बारे में दुनिया भर के प्रभाव मैं मान के चलती हूँ कि आपने भी सुने होंगे। हर पुरुष से आपका नाम जोड़े। नहीं मैम, सुना नहीं, नहीं हमने सुना, किताबें पढ़ी हैं। अच्छी बात है। और कुछ मामले में आपने अभी कहा ना कान में रुई डालो, कुछ बातों को मैं सुनती भी नहीं जानबूझ के, मुझे लगता है कि मेरा ख्याल गलत है। नहीं, मेरा ख्याल है लोग कहते कहते थक गए। अभी तो नहीं है चर्चा में, हाँ, नहीं चर्चा नहीं है मैम, बड़ी बिल्कुल सुखद नहीं। बात है। हाँ, बल्कि अगर आप सिर्फ एक बात की चर्चा होती है कि अगर हिंदी आलोचना में स्त्री के खास करके बात की जाएगी तो एकमात्र स्तंभ के तौर पे जो खड़ी हैं वो निर्मला जी ही हैं। उसके बाद चूंकि आपने अपने समय में काफ़ी लोगों को पढ़ा भी होगा मैम, तो किसकी रचनाएं प्रभावित आपको करती थी उस समय में, या अभी भी पढ़ना पसंद करती हैं आप, तो किसको पढ़ती हैं? देखिए, मैं इसके बारे में बहुत चूज़ी नहीं हूँ, चूज़ी इस मामले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि आपको आलोक कहीं से नहीं मिल सकता। तो एक अच्छी बात मेरे साथ ये है कि प्रकाशकों से संबंध है, इज्जत करते हैं मेरी। राजकमल का जैसे कोई नया सेट आता है फ़ौरन मेरे पास आ जाता है, उसमें से छांटती हूँ कि कौन किताबें मुझे पढ़नी है, उन्हें रोक लेती हूँ, बाकी वापस भेज देती हूँ। तो मैं नए से नए आदमी को पढ़ना चाहती हूँ। मैंने ये भेदभाव कभी नहीं किया कि नए लोग नहीं लिख सकते या पुराने लोग ही अच्छा लिखते हैं, ये भेदभाव नहीं किया। उसका कारण ये था कि मैंने ये दुर्घटना अपने गुरु के साथ होती देखी थी। जैसे नगेन जी एक ख़ास समय के आगे बढ़ने से इनकार करते थे, वो मान के चलते थे कि छायावाद के बाद कविता नहीं लिखी गई, अच्छा जन प्रसाद के बाद कथा साहित्य आगे नहीं आया। और हम लोग जब पढ़ते थे आगे की चीज़ें तो उनको लगता था कि क्या वाहियात पढ़ते रहते हैं। तो मेरा बिल्कुल उलट है इससे। और इस मामले में इस रुचि को जागृत करने में
नामवर सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। नामवर जी जब मेरे संपर्क में आए तब मैंने देखा कि उनके हाथ में नई से नई किताब रखती थी, नई से नई किताब को पढ़ने की कोशिश करते थे। तो ये बात मैंने उनसे सीखी कि आपको कहीं भी कुछ मिल सकता है। ये धारणा बना के नहीं चलना चाहिए कि पुराने लोग जो कर गए, छायावाद के बाद कुछ नहीं हुआ, प्रेमचंद के बाद कुछ नहीं हुआ, ये दिक्कत है मेरे बात। तो उस तरह नया साहित्य कैसे खुले पड़ेगा? तो मेरी एक प्रवृत्ति ये है, इसलिए पूरा सेट हमेशा राजकमल में छपता है तो मेरे पास आता था। उसमें से मुझे जो पढ़ना होता मैं छाट के रखती, बाकी वापस भेज देती हूँ और पढ़ती हूँ उसको, अब भी पढ़ती हूँ। ये तो बड़ी बात आपने बताई कि मैम आप भी पढ़ रही हैं। मैम एक चीज़ और, आलोचना की भाषा को लेकर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है कि पाश्चात्य का आलोचना और भारतीय आलोचना दोनों को लेकर के को बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आलोचना की भाषा कई बार रचना की गिरहें खोलने के बजाय हमको एक दूसरे सुरंग में ले जाती हैं, ऐसा बोध होता रहा है। मैं जो विद्यार्थी भी इस बात को पूछना चाहूँगी, तो क्या भाषा जो आलोचना की है इतनी परिनिष्ठ और क्लिष्ट जैसी कभी कभी महसूस होती है, तो क्या इसकी भाषा बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कोई निश्चित रूप से बदलनी चाहिए जी। जिन लोगों की भाषा क्लिष्ट होती है, ये सवाल उनसे करो। जी, मेरी आलोचना नहीं आपकी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए पूछा ना आपसे इसीलिए आपसे पूछा कि आपने इतनी सरलता कैसे लेके आए। नहीं, ये बहुत सोच समझ के लेके आई हूँ। मुझे लगा कि अगर आपको पढ़े जाना है, अगर आप चाहते हैं कि विद्यार्थी आपको पढ़ें, लोग आपसे बातचीत करें, तो आपको उस गरिष्ठता से बाहर निकलना है। और इसके लिए मैं कहूँ, इसमें थोड़ा योगदान डॉक्टर नामवर सिंह का उनका है, क्योंकि वो हमेशा टोक देते थे। मतलब मैं जैसे कुछ लिख करके मैंने पेश किया, छपा करिए, और उसमें वो गरिष्ठता उनको दिखाई पड़ी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर नगेंद्र हमारे गुरु थे, बड़ा आदर करते थे, तो भाई सिद्धांत के आचार्य थे, तो हमको लगता था कि वैसी रद्दी फद्दी भाषा लिखना महान साहित्यकार होने का लक्षण है। तो अक्सर मेरे नए मित्र, मेरे इसका कारण ये था कि अगर आपका संबंध जीवन साहित्य से, तो आपकी भाषा हमेशा ठीक होगी। क्योंकि जीवन साहित्य में मुहावरा आता है, समय का मुहावरा तो रचनात्मक साहित्य में आता है। तो अगर आप रचनात्मक साहित्य से जुड़े हुए हैं तो आपकी आलोचना भी हमेशा कठिन होगी। ये सूत्र है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सूत्र है। मुझे लगता है कि जो भी आलोचना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष है, इस सूत्र को जरूर अमल में रखना चाहिए कि आपकी रचना पाठकों तक कैसे पहुंचे। और वैसे भी आप अपने साक्षात्कार में कही थी, जो आजकल में आया था, कि लेखक को लिख करके भूल जाना चाहिए कि पाठक उसको कब पढ़ेगा। कभी इस बात की हड़बड़ी में नहीं रहनी चाहिए कि अभी पर चर्चा क्यों नहीं हुई, हमने लिख दिया, पाठक अपनी विवेक, अपनी स्वेच्छा से उसको पढ़ेंगे। मैम, अभी चूंकि आलोचना की ही बात हो रही है, तो आप कोई स्त्री आलोचना में भविष्य किसी का देख रही हैं, या पुरुषों में किसको आपको लगता है कि जिसको आप पढ़ती हो इस समय? ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है आपके लिए। नहीं, जटिल नहीं, बहुत जटिल रहती है जी। क्योंकि मैं इस हिसाब से नहीं देखती कि मैं इसको पढ़ूँ या उसको पढ़ूँ। जी। पत्रिकाएं आती हैं, पुस्तकें आती हैं, जी। उठाया, देखा, जो ठीक लगा उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जी। अच्छा, और चूँकि अब मेरे लिए संभव नहीं है कि हर नए व्यक्ति पे मैं कुछ लिखूँ, इसलिए उस तरह रजिस्टर करना या उसका उल्लेख करना मुश्किल है। तो मुझे ये कभी आग्रह नहीं रहा, जैसे मेरे गुरु जी को तो था ये आग्रह, उनके दिमाग में बात रहती थी, बराबर वो विश्वास करते थे कि जैसे छायावाद के बाद कुछ नहीं लिखा गया। जी। मेरा विश्वास वो नहीं है। मैं मान के चलती हूँ कि नया से नया व्यक्ति कभी कोई बहुत अच्छी बात लिख सकता है। तो इसलिए कोई भी नई चीज़ आती है मैं फौरन करती। ये बड़ी बात है मैम, लोगों को पता होना चाहिए कि आप पीछे से साधुवाद देती रहती हैं, भले बताएं ना बताएं। तो मैम, स्त्री आलोचना में आप किसी को, मतलब किसी भी तरह का संदेश देना चाहेंगे कि स्त्रियों को भी आलोचना में आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? इसकी कोई विधि नहीं होती। जी मैम। अगर आप में आलोचना की क्षमता है तो आप अपने आप आ जाएंगे। एकमात्र तरीका ये है कि जो आप पढ़ें उसे ठीक से
आत्मसात करें और ये सोचने की कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर ये इसका जवाब आपके मन में साफ है तो आप बड़े आराम से आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपके पास भाषा अपनी होनी चाहिए। उधारी भाषा से कोई नहीं कर सकता। उधार लेकर उधार कब तक चलेगा मैम? 9 नगद न तेरा उधार वाला मामला हो जाएगा, तो उधार तो नहीं चलेगा। मैम चूंकि 28 को आपका जन्मदिन है, तो आप चूंकि एक जीवन का लंबा अनुभव आपके पास है, तो अब आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं अपने इस जन्मदिन के परिप्रेक्ष्य में, साहित्य को और खुद को भी? अरे भाई, अब जन्मदिन के परिप्रेक्ष्य की बात न पूछो तो अच्छा है जी। अब 10 दिन गिन रहे हैं नहीं मैम, ऐसे ना कहें आप। के नहीं, सचमुच अब तो ये डर लगने लगा है कि जब प्रस्थान करना हो तो चारपाई में ना करें प्रस्थान। जी। मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि जब भी जाना हो ईश्वर करे खटाक से चले जाए। आमीन। मैंने ये कल्पना भी करना मेरे लिए कि घर में पड़े हुए हैं, अब लोग कह रहे हैं कि निकलती ही नहीं गोया कि हम लोगों की मैंने बड़ी बड़ी पेंशनें आती हैं जी। किसी के ऊपर कोई खर्चे का बोझ नहीं है, और ईश्वर की कृपा से बच्चे मेरे अच्छे हैं, देखभाल की कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है। फिर भी ये कल्पना मात्र मुझे बड़ी भयावह लगती है। एकमात्र इच्छा मेरी है कि जब जाना हो ईश्वर आपकी इच्छा को जरूर पूरा करे। हाँ, माने और पूरा करें। हम भी यही बिल्कुल, प्रार्थना सब लोग करेंगे ये- दिल से। सब लोग यही चाहते हैं। जी मैम। कौन चाहता कि चारपाई में लग करके जाए? जी। कोई ख़ास, बस एक ही इच्छा है कि भाई जब तक जिए पढ़ते लिखते जी। रिएक्ट करते रहे, प्रतिक्रिया उसके प्रति करते रहे, और अगर उत्साह हो तो उसके बारे में लिखते रहे। जब तक लोग मुझे पढ़ना चाहेंगे मैं लिखती रहूँगी। मैंने कलम रखी नहीं है। ये बड़ी बात है मैम कि आपने अभी कलम रखी नहीं और रखना भी नहीं है आपको। मैम, युवाओं के संदर्भ में मतलब एक आपकी टिप्पणी की जो महिला रचनाकार निरंतर लिख रही हैं, काफ़ी लोग लिख रही हैं, और 90 के दशक के बाद तो अस्मितामूलक विमर्शों का भी दौर शुरू हुआ है। तो आप क्या संदेश देंगे कि किस तरह से लेखन के प्रति महिलाओं की आलोचना पर तो बात होगी कि उनकी आलोचना होती ही होती है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के अलावा आपका क्या संदेश होगा नए लिखने वाले लोगों को, खास करके महिलाओं को? मैं महिलाओं पर ही का टारगेट रखूँ। देखिए, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि महिलाएं इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस सजगता के साथ लिखें कि हम महिला हैं और फिर वो अपने लिए कोई कंसेशन चाहे। ऐसा तो नहीं। अगर आप उस क्षेत्र में हैं जहाँ पुरुष भी हैं तो आपको एक समान भाव से उनके साथ compete करना है। तो मैंने कभी अपने लिए कोई रियायत नहीं चाही। अपने पूरे विभाग में मैं अकेली महिला थी, पुरुषों से भरा हुआ था विभाग पूरा, और कोई दूसरी महिला नहीं थी। बहुत बाद में आई है महिलाएं इस क्षेत्र में। और आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर कोई महिला अकेली हो और वो लोकप्रिय भी हो, उसका एक कारण ये था कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी। मेरी स्कूली शिक्षा सारी अंग्रेज़ी माध्यम से हुई थी। मैं मूलतः इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी थी। 47 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय कॉलेज में आई, और 47 में आज़ादी हुई तो उसके साथ हिंदी का दौर शुरू हुआ। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पहली बार हिंदी ऑनर्स खुला, और जो अच्छे विद्यार्थी थे, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिला लिया था, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों को खींच के लोग हिंदी में ला रहे थे, तो उस खींच में मैं हिंदी में आ गई। ओके। मतलब सबको पता था कि साहित्य की जो इकोनॉमिक्स है वो निर्मला ही ठीक कर सकती है, इसलिए इनको खींच करके साहित्य के इकोनॉमिक्स में लाया जाए, उनको शुद्ध इकोनॉमिक्स से बाहर रखा जाए। मैम, आपने जिक्र किया कि आप जब फैकल्टी थी तो एकमात्र महिला फैकल्टी थी, तो वहाँ पर भी बहुत तरह की आपको टोन या इस तरह की चीज़ें परिवेश से सामना करना होगा, तो कैसे वो किस तरह से रहता था, माहौल कैसा रहता था? नहीं, मुझे इस मामले में मैं भाग्यशाली रही कि विभाग में, देखिए अपवाद तो सब जगह होते हैं, तो कुछ दुष्ट थे जो पीछे लगे रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे अपने विभाग में भी
बहुत विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और बाकी विभागों में तो बहुत लोकप्रिय थे। और अपने विभाग में लोग थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मुझसे भय खाते थे कि मैं अथॉरिटीज़ जो थी यूनिवर्सिटी की, कोई भी वाइस चांसलर होता था बहुत जल्दी मैं उसके बड़े लोकप्रिय प्रोफेसर में से हो जाती थी। और उसका एकमात्र कारण ये था कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी। हिंदी वालों की अंग्रेज़ी बहुत ख़राब होती है, प्राय ख़राब होती है। मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी तो क्योंकि उनसे भाई वाइस चांसलर तो हमेशा अंग्रेज़ी पटपटाता हुआ आता है, तो उससे अंग्रेज़ी दाम होते हैं, तो उनसे मेरा संवाद अंग्रेज़ी में हो जाता था बड़े आराम से। तो इसलिए एक इक्वेशन बन जाती थी उनके साथ। और इसलिए मेरी स्थिति किसी भी और विभाग के अध्यक्ष या प्रोफेसर की तरह होती थी। ये हिंदी वाली है करके मुझे कभी नहीं ट्रीट किया गया यूनिवर्सिटी में। और इसलिए थोड़ी सी परेशानी अपने विभाग में हुई। तो उन लोगों को एक खलता था कि भाई इनमें क्या ख़ास बात है। सारे जितने वाइस चांसलर आए सबसे मेरा बहुत अच्छा संबंध था। मुझे एक घटना में नाम ले सकती हूँ तो मुनीस रज़ा साहब जब थे वाइस चांसलर हमारे यहाँ, जी साहब, बड़े अच्छे संबंध उनसे मेरे। अब जब वो चले गए और उसके बाद उपेंद्र बख्शी आए तो चारों तरफ शोर मचा, बहुत चला ली इन्होंने मुनीस रज़ा साहब के साथ अपनी। अब बख्शी साहब आ गए, इनको ठीक करेंगे। अरे तो थोड़े दिन के बाद बख्शी साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए, क्योंकि भाई जो काम मुझे दिया जाता था वो बहुत ईमानदारी से मैं करती थी। कभी कोई फाइल मेरे पास भेजी जाए तो उस पर एक्शन ना हो, ऐसा नहीं होता था। किसी ने सवाल किया कि आप उन्हीं को क्यों, तो उन्होंने कहा मैं फाइलें वहीं भेजूँगा ना जहाँ से उस पर एक्शन होता है। फाइल अगर खाली लौट के आएगी तो क्या करूँगा मैं? तो फाइल इसलिए जाती हूँ उनके पास कि शी ऑलवेज एक्ट्स ऑन द फाइल। तो मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य रहा कि जो काम करो ईमानदारी से करो, पूरा अपना मन तन लगा करके काम करो। इसलिए INSR में जब तक रही बहुत अच्छी तरह रही। और अगर मैं INSR में टिक जाती तो मैं उसकी प्रिंसिपल की सीट पे बैठी होती। अच्छा वो मैंने INSR छोड़ दिया। सर श्री राम इस बात पर तुले हुए थे तो मुझे प्रिंसिपल बना के छोड़ गए कॉलेज का, और मैं प्रिंसिपल नहीं होना चाहती थी कभी। तो INSR मैंने समय से छोड़ दिया, लीडर होकर इधर आ गई। तो उधर अपना मेरे लिए कभी पद को लेके मैंने महत्वाकांक्षा पाल के उसका पीछा नहीं किया कभी। सहज रूप से जो आता गया उससे मुँह नहीं मोड़ा, दोनों हाथ बढ़ा करके ले लिया, लेकिन पीछा करके उसके लिए कोई तौर तरीके दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसीज करना ये सब नहीं किया। मैम, चूँकि आप जब दिल्ली में ही पैदा हुई तब आज़ाद नहीं था देश, गुलाम था तब के दिल्ली में, और अब आज चूँकि 21वीं शताब्दी है तो कभी कभार तो आप बाहर निकलती होंगी, तो आपको क्या लगता है? दिल्ली पे एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगी। किस मायने में? मतलब किस तरह का साहित्यिक कला संस्कृति का माहौल था तब का और अब का कैसा आप देखते हैं? दोनों का एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य आपकी नज़र में क्या है? छोटी सी टिप्पणी। मुश्किल है ये बात, इसका जवाब देना, मतलब ईमानदारी से कहूँ जी। क्योंकि देखिए साहित्य के लिए तो जगह कुछ बड़ी है। अगर आप परिप्रेक्ष्य पूरा देखें तो तब साहित्य को जितनी नीची नज़र से देखा जाता था, मतलब ये कि समाज के जो छठे छठाए लोग हैं, बेकार लोग, मूर्ख लोग, वो सब साहित्य में चले जाते हैं या भाषाओं में चले जाते हैं। अब स्थिति इतनी खराब नहीं, उस दृश्य से कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन जाहिर है कि साहित्य उतना उस तरह का पेइंग जॉब नहीं है आज। जिस तरह से आप साइंस में जाएं या कॉमर्स में जाएं या इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का तो कोई जवाब नहीं है। तो जैसे ही इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, उस तरह से साहित्य अब भी नहीं। लेकिन साहित्य उतना बेकार नहीं है। साहित्य की भी एवेन्यूज़, शाखाएं बहुत खुल गई हैं। आप तरह तरह से आप अखबारों में जा सकते हैं, पत्रिकाओं में जा सकते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, मैंने बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। मेरे तमाम मित्र टेलीविज़न में, रेडियो में, तो इसलिए तब से बहुत फ़र्क हो गया। जी, मतलब प्रमोशन, साहित्य का जो प्रमोशन स्टैंड है वो भी चेंज हुआ है।
आपके दौर से और आज के दौर में, क्योंकि तब उतना नहीं था। कॉफ़ी हाउस को लेकर के बड़ी क्यूरियोसिटी रही है, बड़ी उसके किस्से हवाओं में तैरते रहे। मैम आपके दिमाग में कोई किस्सा है तो प्लीज़ साझा करें। नहीं, कोई किस्सा नहीं है मेरे दिमाग में, बिल्कुल कोई किस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने ना तब परवाह की ना परवाह करती। अच्छा। कॉफ़ी हाउस में लोग बाकी लोग जाते थे नहीं जाते याद ही नहीं है, पर मैं तो बहुत ही फ्रीक्वेंटेड इसको कहते हैं। जी। मैं तो अपने मित्रों के साथ अक्सर कॉफ़ी हाउस में बैठती थी, जाती थी, कॉफ़ी पीते थे और बेफिक्री से निकल आते थे। जी। अब भी क्या किस्से होते हैं कॉफ़ी? पता नहीं मैम, लेकिन कॉफ़ी हाउस के सेंटर जो है साहित्य के लिए तब पॉपुलर थे। आज की डेट में तो ऐसा कोई नहीं है। अब तो नहीं है ऐसा कि पहले ये था कि वहीं पर लोग बैठ करके गपशप करते थे और रचनाएं बड़ी बड़ी करते थे, उस पर डिबेट। यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, जी, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस बहुत मशहूर था जी। इस मामले में। यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस बहुत मशहूर था और दिल्ली विश्वविद्यालय का भी कॉफ़ी हाउस। जी मैम, कोई नहीं। और बस आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, साहित्य की भी हुई और आपके जीवन से भी जुड़ी बहुत सारी बातें हुई। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने दर्शकों, मित्रों, श्रोताओं को संदेश के तौर पर आप कहना चाहें? भाई, संदेश देना बड़ी खतरनाक बात है जी। क्योंकि जी। संदेश का ज़माना नहीं रहा है। जी, सहमत आपकी बात से। अब सभी अपने में सर्वज्ञ हैं, संदेश का वक्त खत्म हो गया, संदेश का माहौल ख़त्म हो गया। बिल्कुल जी। हम लोग जिस तरह अपने अध्यापकों को, अपने नेताओं को गुरु शिष्य देखते थे, गुरु शिष्य परंपरा, नेताओं के प्रति जो आदर था। मसलन अब नाम लेना बहुत उचित तो नहीं है, पर नाम मन में आया तो ले कि जिस तरह में जवाहरलाल नेहरू के प्रति मेरा जो भाव था, महात्मा गांधी के प्रति मेरा भाव था, नरेंद्र मोदी के प्रति तो नहीं हो सकता। व्यक्तित्व में फर्क उसी तरह से जो डॉक्टर नरेंद्र का व्यक्तित्व था या हजारे प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व था या इवन विनय मोहन शर्मा का व्यक्तित्व था, इन लोगों का व्यक्तित्व था, वो तो आज के अध्यक्षों का नहीं। सब अपने अपने क्षेत्र में पूरे समर्पण से, बड़ी साधना से कुछ करते थे, तब उसके फल की उम्मीद करते थे। आज लोग बिना बिना कुछ करे फल पहले चाहते हैं, मैंने कर्म से पहले फल चाहिए। ये फर्क आ गया बेसिकली। मतलब कुल जमा ये रहा कि आपके संदेश में मूल रूप से जो हमें लगता है कि वो जो समय था कि कबीर का वो है ना कि थोथा दय उराय, गुड़ को ग्रहण करने का दौर था। गुरु शिष्य की एक बड़ी परंपरा थी और हम आदर का जो दृष्टि रखते थे वो दृष्टि कहीं ना कहीं अब विक्षिप्त हुई है और बदली है, उसमें बदली है। तो बहुत सारी अच्छी बातों के साथ निर्मला जैन जी ने हमसे अपनी बहुत सारी यादें साझा की, अपने आलोचना के दौर की, अपने साहित्यिक परिवेश की, अपने समकालीनों की और सबसे बड़ी बात अपने ससुराल की, जिसके बारे में प्रायः लोगों को नहीं पता होगा। और उन सारी 8 किलोमीटर बैलगाड़ी से चलना, उन जमाने में तीसरी कसम अगर मारे गए गुलफाम को याद करें तो हीरामन और हीराबाई की भी बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कौंधेंगी। आलोचना के संदर्भ में जिस तरह का आपने काम किया, उस काम के लिए यह दिन विशेष जो चुना गया है आपके संदर्भ में परिचर्चा के लिए, हमें लगता है कि बहुत मुफीद है। और स्त्री दर्पण के इस मंच से सभी देशवासियों को एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और निरंतर साहित्य में रची पगी रहने वाली व्यक्तित्व, शख्सियत जिनकी अपनी एक मुख्तसर पहचान है, उनके बारे में आप जान पाएंगे, सुन पाएंगे। तो आप सब हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।